रूंझना गांव के दो लोग। गांव के एक किनारे भोला चाय वाला था। वो दोनों उनके पास हमेशा चाय पिया करते थे। उस दिन भी वो दोनों उनके पास बैठकर बातें कर रहे थे। और खूब जोर से बारिश भी हो रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। रात भी हो चुकी थी। वो दोनों आपस में गांव की समस्या के बारे में बात कर रहे थे। वो सब सोच में डूबे हुए थे। अब पैसे कहाँ से आएगा बाकी का सामान लाने के लिए? अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, एक पैसे भी। सुरेश भाई, हमने तो गांव में अस्पताल बना लिया है, लेकिन क्या रमेश भाई? हमने गांव वाले से जो पैसे इकट्ठा किए हुए थे, अब वो सब अस्पताल बनाने में खर्च हो गया है। अब हमारे पास एक भी पैसे बचे नहीं है। हम अस्पताल के बेड और बाकी का सामान खरीदे कैसे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अस्पताल अब चालू कैसे होगा? सब कुछ तो हो गया है, खाली यही बाकी है। हाँ रमेश भाई, आपकी बात तो सही है। सब गांव वाले इस अस्पताल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हम पैसों का इंतजाम अब कहां से करें? ये गांव भी तो पिछड़ा हुआ है। कोई एक भी सुख सुविधा नहीं है हमारे पास जो हम गांव वालों के लिए कर सके। तभी गांव के प्रधानाचार्य कैलाश बारिश में बच बचाते हुए आए भोला की दुकान पर। वो भी दोनों को उदास देखकर बोले, अरे रमेश और सुरेश, आज तुम दोनों इतने उदास होकर क्यों ऐसे बैठे हो? मुझे इतने दिन हो गए इस गांव में, मैंने कभी भी तुम दोनों को ऐसे उदास कभी देखा नहीं हूं। कुछ हो गया है क्या गांव में? मास्टर जी आप बैठिए। गांव की समस्या के बारे में ही बात कर रहे थे हम दोनों। ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों इतने परेशान हो? तभी भोला ने मास्टर जी को बोला, मास्टर जी, पहले आप अपनी चाय पियो, मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे चाय पीने को, तभी मैंने आपकी चाय बना के रखी थी। अरे भोला भाई, मैं तो भूल ही गया हुआ था। इन दोनों को उदास देखकर कड़क अदरक वाली चाय पिला दो। आज सिर थोड़ा भारी सा लग रहा है। भोला ने कुछ समय तक चाय को थोड़ा सा गर्म किया। कुछ ही देर में मास्टर जी को चाय दे दिया। ये लो मास्टर जी, आपकी चाय एकदम कड़क, आपके जैसा। ठीक है भोला भाई, आपका धन्यवाद। आप भी बारिश में भी हमारे लिए बैठे हो। हाँ सुरेश, आप कुछ बता रहे थे गांव की समस्या के बारे में। मास्टर जी आप तो जानते हो ना, इस गांव में अस्पताल नहीं है। कुछ दूर पास के गांव में जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, वो भी नदी पार करके। कहीं लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं पहुंचते पहुंचते। ये तो काफी सालों से चला आ रहा है इस गांव में। कई लोग तो मेरे बाहों में दम तोड़ दिए हैं। इसलिए मास्टर जी, हम सब गांव वाले एक अस्पताल बनवाए ताकि हम गांव वालों को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन क्या सुरेश भाई? अब हमारे पास जो पैसे हमने इकट्ठा किए थे वो सब अस्पताल में खर्च हो गया। अब हमारे पास बेड और बाकी का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इस चिंता में हम दोनों बैठे हुए हैं। बस इतनी सी बात है, वो सब मुझ पर छोड़ दो, उसका भी इंतजाम मैं कर दूंगा। वो दोनों कैलाश जी को देखते रह गए। अब मास्टर जी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे हमारे लिए? तभी सुरेश ने बोला, वो कैसे मास्टर जी? आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? आपकी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है जो आपने कई सालों से जमा करके रखा है। मैं तो सोच लिया हूं, अब मैं इस गांव को छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। 1 साल ही तो बचा है मेरे नौकरी को। आप दोनों मुझे इस गांव में रहने दोगे ना? क्यों नहीं मास्टर जी, ये गांव भी तो आपका ही है। आप क्यों जाएंगे इस गांव को छोड़कर? मेरी एक पुश्तैनी जमीन है, दूसरे गांव में सोच रहा हूं कि मैं उसे बेच दूं ताकि इस गांव की मदद हो सके। वैसे भी काफी सालों से वैसे ही पड़ा हुआ है। वो जमीन अब मेरे किस काम की? मास्टर जी आप क्यों अपने पुश्तैनी जमीन बेचोगे? हम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। कुछ ही दिनों में आप रहने दो मास्टर जी। नहीं सुरेश, ये गांव मेरा भी है। वैसे भी मैं वहां जाता तो नहीं हूं, तभी मैं बेच भी रहा हूं तो इन गांव वालों के लिए, न कि कोई और जरूरत के लिए। ठीक है मास्टर जी, जैसी आपकी मर्जी। हमें आज ही निकलना होगा। बारिश भी बंद होने वाली है। एक ही ट्रेन बची है इस वक्त जो वहां तक जाती है। जल्दी नहीं पहुंचे तो कहीं वो भी हमसे निकल न जाए। ठीक है मास्टर जी, चलिए कहीं लेट ना हो जाए। कुछ ही देर में बारिश भी बंद हो गई। तीनों एक साथ चल पड़े स्टेशन की ओर। तभी सुरेश ने उस गांव के बारे में पूछा, मास्टर जी, उस गांव में आपका कोई नहीं है क्या वहां पे, जो आप कभी भी वहां नहीं गए आज तक? ऐसी बात नहीं है सुरेश। उस गांव में जब मेरे पिताजी वहां के मास्टर थे, तब उन्होंने वह जमीन लिए थे।
फिर हम सब यहाँ चले आए, तब से वहां नहीं गया। उस गांव में मेरे एक मित्र है छगन, हम दोनों की मित्रता आज तक चली आ रही है वैसे ही। तीनों साथ में चले जा रहे थे। कुछ ही देर में स्टेशन पे पहुंच गए। वो लोग ट्रेन आने का इंतजार करते रहे। काफी समय के बाद ट्रेन आया। वो तीनों उसमें चढ़ गए। ट्रेन आगे बढ़ने लगी। वो तीनों एक जगह पे बैठे हुए थे, आपस में बात करते हुए जा रहे थे। कैलाश को अपने गांव जाने का अलग ही खुशी मिल रही थी, जैसे मानो कि उसे कुछ मिल गया हो कैलाश जी को। तभी रमेश ने मास्टर जी को बोला, मास्टर जी, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे आज पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। ठंड हवाएं और बिजली भी चमक रही है। आज हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं? तुम ऐसी बात मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर में बारिश भी बंद हो जाएगी। ठीक है मास्टर जी। तीनों ट्रेन में बैठे थे। जोर जोर से बिजली चमकने की आवाज आने लगी और बादल भी खूब गरज रहे थे। कुछ ही देर में वो तीनों अपने मंजिल पे पहुंच गए। ट्रेन रुकते ही वो तीनों उतरकर स्टेशन की बाहर की ओर निकल पड़े। बाहर आते ही वो तीनों यह वहां देखने लगे। उन तीनों को वहां पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी कैलाश ने बोला, आज तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। सब के सब कहाँ चले गए? हाँ मास्टर जी, यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम कैसे जाएंगे वहां तक? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। आज तक तो ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। कोई न कोई रहता है यहाँ पे, आज कोई भी नहीं है। मास्टर जी, इतनी बारिश में कौन रह गई है पे? ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आज कुछ दूर तक तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ मास्टर जी, बारिश भी आने वाली है। कुछ ही देर में जल्दी से चलिए आप। लेकिन हम जाएंगे कैसे? हमें एक नदी भी पार करके जाना है, वो भी काफी दूर है। हम सब चलते चलते उस नदी तक थक जाएंगे। हमसे नहीं चला जाएगा इतनी दूर। मास्टर जी, हम नहीं गए तो इस बारिश में हम भीग जाएंगे। हाँ मास्टर जी, बिजली और हवा भी जोरों से चल रही है। जल्दी से आप कुछ न कुछ करिए। कैलाश भी सोच में पड़े हुए थे। अब मैं क्या करूं? इतनी रात को आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा है जो हमें वहां तक छोड़ सके। चलो कुछ दूर पैदल चलकर देखता हूँ, कहीं हमें कुछ मिल जाए। ठीक है रमेश, हम पैदल चलते हैं। कहीं हमें कुछ मिल गया तो हम उसमें बैठकर उस नदी तक चल चलेंगे। ठीक है मास्टर जी, पहले आप यहाँ से तो चलिए। तीनों साथ में कुछ दूर तक आगे बढ़ने लगे। वो तीनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे। बादलों की आवाज जोर शोर से आने लगी। सभी के सभी डर के एक जगह पे जाकर खड़े हो गए। तभी दूर से कैलाश को एक आवाज आई। उसने देखा कि बैलगाड़ी उनके ओर चला आ रहा है। कैलाश ने उस आदमी की ओर अच्छे से देखा तो उसको पहचान लिया। अरे छगन भैया, आप यहाँ पे, वो भी इतनी रात को? छगन उसकी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद छगन ने कैलाश को पहचान लिया। अरे कैलाश भाई, आप यहाँ, वो भी इतनी रात को, वो भी इतनी बारिश में। हाँ छगन भैया, ये दोनों जहां मैं अभी हेडमास्टर हूँ, उस गांव के ये दोनों हैं। ये रमेश और ये सुरेश है। हम तीनों एक जरूरी काम से आए थे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन इतनी रात में तो आप सबको एक भी नाव चालक नहीं मिलेगा इतनी बारिश में। चलो चलकर देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। ठीक है, आओ बैठो, जल्दी से लेकर चलता हूँ। तीनों बैलगाड़ी पे बैठ गए। छगन उन तीनों को उनकी मंजिल की ओर लेकर चल पड़े। कुछ दूर आगे बढ़ते ही छगन ने कैलाश से पूछा, कैलाश भाई, आप बड़े दिनों के बाद आए हो, वो भी इतनी रात को। हाँ छगन भैया, मैं कई सालों के बाद आया हूँ इस गांव में। अब यहाँ कोई है ही नहीं, इसलिए मैं इस गांव में जल्दी आना नहीं चाहता हूँ। अभी जहाँ पे हो वहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ आपके पिताजी को सब गांव वाले छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आप सब की वजह से उन्हें ये गांव छोड़ के जाना पड़ा। हाँ भैया, जैसे पिताजी को प्यार और दुलार मिला इस गांव में, वैसे ही मुझे भी मिल ही रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं भी इसी गांव में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक कहा कैलाश भाई, लेकिन आप सब यहाँ क्या करने आए हो? हम सब यहाँ पे आए हैं, मेरी जो पुश्तैनी जमीन है उसे बेचने को आया हूँ। कई सालों से वैसे ही पड़ा हुआ है। ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई है तुम पर जो उसे बेचने को आए हो?
क्यों तुम अपनी पुश्तैनी जमीन बेच रहे हो? छगन भैया, अभी जहां मैं रहता हूं उस गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। कोई भी बीमार होता है उसको दूसरे गांव जाना पड़ता है, वो भी नदी के उस पार है। कभी कभी तो कोई भी नाव चालक नहीं मिलता। कितने लोग वहीं पे दम तोड़ देते हैं। इसलिए गांव वालों ने पैसे जमा करके एक अस्पताल का निर्माण कराया। सब कुछ तो हो गया है, बस खाली बेड और बाकी का सामान लाने की जरूरत है। अब उन सब के पास एक भी पैसे नहीं बचे हैं उन पैसों से सामान खरीद सके। इसलिए मैं अपनी जमीन बेच रहा हूं। वैसे भी मुझे उस जमीन की कोई जरूरत नहीं है अब। कैलाश, तुमने सही किए हो जो सबकी मदद करने की सोचा है। ये पुण्य का काम है। दोनों आपस में बात करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे। पूरा रास्ता सुनसान था। जोरों शोरों से हवा चलने लगी। सब लोग डर गए। अब क्या होगा? हम सब तो बारिश में भीग जाएंगे। काफी देर तक मौसम वैसा ही रहा। छगन भी अपनी बैलगाड़ी को जल्दी जल्दी नदी के किनारे ले जाने लगा। कुछ ही समय में वहां पे सब लोग पहुंच गए। छगन भैया, आपका धन्यवाद हमें यहां तक लाने के लिए। आप नहीं मिलते तो समय पे हम इतनी जल्दी आ नहीं पाते। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। कैलाश भाई, ये तो मेरे रोज का काम है। रमेश चारों ओर अच्छे से देख रहा था। उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस जगह पे वो और चिंता में हो गया। हम यहाँ पे आ तो गए हुए हैं, लेकिन कोई क्यों नहीं है यहाँ पे? हम कैसे जाएंगे उस पार? मास्टर जी, ये पे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम जाएंगे कैसे? कैलाश भी नदी की ओर देखने लगा। उसे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। नदी भी खूब लहरा रहे थे, जैसे मानो कि अभी इसी वक्त बारिश हो जाएगी। लहराने की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। सब लोग उस नदी को देखते रह गए। हाँ रमेश, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। हम उस पार कैसे जाएंगे? नदी की उछाल देखकर मुझे भी डर सा लग रहा है। कैलाश भाई, इतनी बारिश में तो कोई भी नहीं रुकेगा। आज सुबह से बारिश जो हो रही थी, इसीलिए लगता है सब लोग जल्दी घर की ओर चले गए होंगे। इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब हम कैसे जाएंगे? दूसरी ओर पहुंचना भी जरूरी है। कैलाश भाई, आज रात को तुम हमारे घर में रुक जाओ। सुबह होते ही चले जाना, जब आपको नाव चालक भी मिल जाएगा। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये भी हाथ से चला गया तो हम रात भर इस बारिश में भीगते रहेंगे। तभी रमेश ने बोला। ठीक है, हम आज आपके यहाँ पे रुक जाते हैं। सब लोग छगन के घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में पहुंच गए। घर के अंदर पहुंचते ही एक अजीब सी बदबू आने लगी। छगन भैया, ये कैसी बदबू आ रही है? मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप कैसे रहते होंगे इस घर में? नहीं कैलाश, ये तो बारिश की वजह से आ रहा है। शायद खिड़की या दरवाजे से आया हो पानी, इसलिए ऐसी बदबू आने लगी। ठीक है भैया। आप सब लोग यहीं पे सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप क्यों बाहर सोएंगे? आप भी हमारे साथ यहीं पे सोए। नहीं नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ। छगन बाहर की ओर चला गया। तीनों एक चटाई बिछाकर वहीं पे सो गए। कुछ देर बाद छगन एक पेड़ के पास जाकर खोदने लगा। कुछ देर के बाद कैलाश को खोदने की आवाज आने लगी। तभी कैलाश अचानक से उठ गया। उसने देखा कि कहाँ से ऐसी आवाज आ रही है। उठकर खिड़की की ओर चला गया। देखने लगा, छगन एक गड्ढे के पास खड़ा था। उसके पास एक कुदार भी था। ये सब देखकर कैलाश को अजीब लगा। छगन भैया यहाँ पे क्यों खड़े हैं उस गड्ढे के पास? कैलाश ने अपने दोनों साथियों को उठाया। रमेश और सुरेश, जल्दी से उठो। दोनों हाड़-बड़ी में उठ गए। कैलाश को देखने लगे। हम दोनों को इतनी रात को क्यों ऐसे उठाए हैं? मास्टर जी, क्या हुआ अचानक से? ऐसे क्यों उठाए हो हम दोनों को? हाड़-बड़ी में, कैलाश ने दोनों को बोला। तुम दोनों सुनो। उधर छगन भैया एक पेड़ के पास खोद रहे हैं और उधर ही खड़े हैं। मुझे अजीब सा लग रहा है। तुम दोनों भी देख लो। तीनों साथ में चले गए। खिड़की के पास तभी उधर कोई भी नहीं था। कैलाश ये देखकर दंग रह गए। कहाँ चले गए छगन भैया? मास्टर जी कहाँ है? उधर को कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। अभी तो यहीं पे थे। कहाँ चले गए? चलो बाहर चल के देखते हैं। तीनों बाहर की ओर आए। तीनों उस पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। यहाँ वहां देखने लगे, उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर कैलाश ने गड्ढे में देखा कि वाह,
कुछ रखा हुआ है। सुरेश, जरा तुम गड्ढे में देखो तो क्या रखा है। सुरेश गड्ढे में देखने लगा। उसने मट्ठी हटाई तो देखा कि कुछ पैसे और सोने चांदी है। मास्टर जी, इसमें तो सोने चांदी और पैसे भी हैं। हम इसे ले लेते हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। नहीं नहीं सुरेश, ये हमारा नहीं है। जिसका है वो अपना ले जाएगा। हमें नहीं चाहिए दूसरे का धन। तभी कैलाश ने ऊपर देखते ही दंग रह गया। उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। वो दोनों भी ऊपर देखने लगे। पेड़ पे कंकाल देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ मास्टर जी, जल्दी से भागो यहाँ से, इस पेड़ पे तो कंकाल है। तभी छगन ने सबकी ओर देख के बोला, तुम घबराओ मत। मैं ही छगन हूं। मैं 1 साल पहले एक हादसे में मेरी मौत हो गई थी। तभी से मैं ऐसे बन गया हुआ। मैंने कहीं सालों से ये सब जमा करके रखा हूं। अब तुम इसे ले लो। छगन को इस हालत में देखकर कैलाश को दुख हुआ। ये सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। छगन भैया, हमें ये धन नहीं चाहिए। आप किसी और को दे दो, उन सब की मदद हो जाएगी। नहीं कैलाश, तुम भी तो अच्छा काम करने जा रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है। सबको एक समान देखते हो, इसलिए मैंने ये सब किया हो ताकि तुम इसे ले जा सको। तुम भी तो अच्छा काम में खर्च करोगे ना। अब तुम्हें अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी। अब मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए मैं अभी तक इस पैसे की वजह से मेरी आत्मा भटक रही है। इतना बोलते ही छगन की आत्मा अचानक से गायब हो गई। सब लोग देखते रह गए। ये सब बात सुनकर कैलाश को दुख हुआ। छगन भैया अब हमारे बीच में नहीं रहे।